बैठोगे ना, अर्थात कहने का मतलब है गणना के दृष्टि से ये अनुच्छेद 450 से ऊपर जाते हैं ना, क्योंकि कई अनुच्छेद इस प्रकार है कि जैसे अनुच्छेद एक का सब क्लोज एक, अनुच्छेद एक का सब क्लोज दो, या अनुच्छेद 21 एक, अनुच्छेद 21 दो, अनुच्छेद 21 तीन, इस प्रकार से देखा जाए तो ये अनुच्छेद 450 500 के पास जाते हैं। कई किताबों में 495 में भी लिखे हुए मिलते हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना, आपको तो इतना ही पूछा जाएगा कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो 396 नंबर का अनुच्छेद है ही नहीं। संख्या में कहां तक है, 395 तक ही है। और इनमें सारा का सारा हमारा ये पूरा संविधान लिखा हुआ है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, भाग लिखेंगे तो बताऊंगा कि भाग एक है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता है, वह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए, है ना। फिर भाग 6 आ जाएगा आपके, सॉरी भाग 5 आ जाएगा द सेंट्रल, केंद्र सरकार या संघ सरकार, उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। फिर आता है आपके राज्य सरकार, अनुच्छेद 153 से लेकर और लगभग 237 तक है, सॉरी हाँ 237 तक है, वो राज्य प्रशासन का उल्लेख है। और इस प्रकार करते हुए कुल 22 भाग है, इनमें कहां तक अनुच्छेद है, 395 तक अनुच्छेद। सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में क्या जोड़ी गई है, अनुसूचियां। कहने का मतलब है कुछ बातें ऐसी है जो अनुच्छेदों में पूरी व्यक्त नहीं की जा सकी, तो उन बातों को और अधिक विस्तृत तरीके से कहां लिखा गया है, अनुसूचियों में लिखा गया है। अनुच्छेद में लिखी गई बातें जो कि समझने के लिए उनका विस्तृत होना जरूरी है, वह जानकारी है वो कहां और जोड़ी गई है, तो अनुसूचियों में जोड़ी गई है। कहने का मतलब है कि जो विषय यहाँ से स्पष्ट नहीं होते हैं वो यहाँ से स्पष्ट हो जाते हैं कि आखिर ये जो प्रावधान है, ये जो अनुच्छेद है, ये क्या कहना चाह रहा है ना। तो इनके प्रावधान जो यहाँ पर नहीं आए, उन प्रावधान को कहाँ डाला गया है, अनुसूचियों में डाला गया है। और वैसे अनुसूचियां देखी जाए सबसे पहले कहाँ पर थी, तो यह अनुसूचियां सबसे पहले अपने भारत शासन अधिनियम 1935 में थी। किसमें थी, भारत शासन अधिनियम। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर इस समय कुल 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। फिर आपको पता है तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को, अर्थात हमारा मूल संविधान अर्थात सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था। इस मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। और अगर देखा जाए कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो वर्तमान संविधान के अंदर कितनी है, टोटल 12 अनुसूचियां है। कितनी अनुसूचियां है, टोटल 12 अनुसूचियां है। तो अपने को क्या पढ़ना है, तो अपने को पढ़ना है ये 12 अनुसूचियां। क्या पढ़नी है अपने को, ये 12 अनुसूचियां पढ़नी है। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों पर अपनी आगे की चर्चा रहेगी, तो आप फटाफट इसमें 2-3 पॉइंट लिख दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। फटाफट लिख दीजिए ना, ज्यादा टाइम मत लगाइए। लिखो पहला बिंदु, क्या लिखोगे, लिखो ऐसे लिख दो कि सर्वप्रथम अनुसूचियों का प्रावधान, सर्वप्रथम अनुसूचियों का प्रावधान, सर्वप्रथम अनुसूचियों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम, सर्वप्रथम अनुसूचियों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या लिखा था, अनुसूचियों का प्रावधान देखने का मिलता है। इसमें कुल 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में कुल 10 अनुसूचियां थी। फिर अगला बिंदु लिखो आप, अगला बिंदु लिखो आप, जल्दी जल्दी लिखो ना। अगला बिंदु लिखो आप, हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां है।
जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां है। तो अपन इन्हीं 12 अनुसूचियों में पढ़ेंगे। और सबसे पहली जो हमारी अनुसूची है उस अनुसूची का नाम है प्रथम अनुसूची। तो आप हेडिंग लगाओ प्रथम अनुसूची, 1 नंबर हेडिंग लगा दो प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। अब देखो प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो प्रथम अनुसूची में संघ और इसके क्षेत्रों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ और संघ के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? संघ और संघ के क्षेत्रों का उल्लेख। यहां संघ का मतलब है भारत। यहाँ किस संघ की बात की जा रही है? भारत, अर्थात भारत के क्षेत्रों की बात की जा रही है। और भारत में जो क्षेत्र हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है राज्य, क्या है, और एक है केंद्र शासित प्रदेश, या जिन्हें आप संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हो ना। तो केंद्र शासित प्रदेश कह दो चाहे संघ शासित प्रदेश कह दो। कहने का मतलब है कि इसमें भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र अर्थात राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, इनकी सीमाओं का विवरण दिया गया है। इधर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हुए और केंद्र शासित प्रदेशों के जो क्षेत्रीय अधिकार है, यानी कि जिन क्षेत्रों में इनका अधिकार है, कहां तक इनका अधिकार रहेगा केंद्र शासित प्रदेशों का और राज्यों का, उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि वर्तमान में जैसे हमारे 28 राज्य है और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का उल्लेख किया गया है कि इन सीमाओं में इस राज्य के अधिकार लागू होंगे। भाई मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के, राजस्थान में राजस्थान सरकार के, है ना। तो उस प्रकार से इनका क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो आपको पहला तो ये ध्यान में रखना है कि प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो संघ और इसके क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। और इसके क्षेत्र कौन से हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारे संघ के क्षेत्र है। अब इन 28 से संबंधित हमें कुछ तथ्य ध्यान में रखने, जैसे अंतिम कुछ तथ्य ध्यान में रखने। जैसे अपने को एक तो बात ध्यान में रखनी है तेलंगाना के बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश का नया राज्य बना था, है ना, आंध्र प्रदेश से पृथक करते हुए। फिर दादर नागर दमन दीव के बारे में, इसके बारे में दादर नागर हवेली दमन दीव, थोड़ी बहुत बातें इनके ध्यान में रखनी है। यह तो हुआ था 2014 में बना था और ये बने थे 2019 में। और इसी के अलावा 2019 में एक पॉइंट और आया था, और वो आया था जम्मू कश्मीर का। जब जम्मू कश्मीर जो कि क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, इसे किस में बदल दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ से कई प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, तो उन सवालों पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे आपका पहला सवाल तो यही बनेगा कि जो तेलंगाना राज्य है ये किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, है ना। तो सरकार ने तेलंगाना राज्य बनाने से पहले एक समिति बनाई और उस समिति को कार्य पर लगाया कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को पृथक क्यों करना चाहिए और पृथक करने से क्या क्या फायदे इन दोनों राज्यों को होंगे। तो एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था BN कृष्णा समिति। कौन सी समिति थी? BN कृष्णा समिति। और इसी BN कृष्णा समिति की सिफारिश पर, इसी के कहने पर भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक एक राज्य बनाया। किससे? आंध्र प्रदेश से पृथक किया एक राज्य और नया राज्य बनाया गया। वो कौन सा था? तेलंगाना। और ये जो तेलंगाना राज्य है ये कब अस्तित्व में आया था? तो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। और आपको पता है तो आंध्र प्रदेश की तेलंगाना की राजधानी कौन सी थी? तो हैदराबाद को बनाया गया। किससे बनाया गया? हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है और साथ में आंध्र प्रदेश की। तो 2014 में जब तेलंगाना राज्य को बनाया गया था तब कहा गया था कि 10 वर्षों तक, आने वाले 10 वर्षों तक ये जो हैदराबाद है वो इन दोनों राज्यों की क्या रहेगी? संयुक्त राजधानी रहेगी। और इस जो आंध्र प्रदेश था, इस आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी बताई गई थी, वो प्रस्तावित राजधानी कौन सी बताई गई थी? अमरावती। कौन सी राजधानी? अमरावती को घोषित किया गया था। और फिर कालांतर में यहाँ पर आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य शुरू हो गया था, अर्थात जो सरकार को जिन भवनों की आवश्यकता थी, जिस प्रकार के कार्यालयों की आवश्यकता थी, वो कार्य चालू हो गए। फिर क्या हुआ कि पॉलिटिक्स शुरू हुई यहाँ तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स शुरू हुई। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है जिनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगनमोहन रेड्डी। और जगनमोहन रेड्डी ने अभी 2019 के अंदर एक बिल निकाला था, 3 कैपिटल बिल। कौन सा? 3 कैपिटल
बिल। और इस 3 कैपिटल बिल के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित कर दी। कितनी? 3 राजधानियां। तो बीच में अगर गलती से आपको ऐसा सवाल पूछ लिया जाए ना कि हाल ही में निम्न में से भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा था या 3 कैपिटल बिल के नाम से कोई प्रस्ताव रखा था, तो वो आंध्र प्रदेश के सीएम थे और इनका नाम क्या था? जगमोहन रेड्डी। इन्होंने अपनी विधानसभा में बिल रखा था 3 कैपिटल बिल, और इसके तहत इन राजधानियों की बात कही गई थी। सरकार ने घोषित करी थी, क्या नाम है? अमरावती। दूसरी राजधानी बनाई जाएगी विशाखापट्टनम। किसे बनाया जाएगा? विशाखापट्टनम। और तीसरी जो राजधानी होगी वो होगी कुर्नूल। कौन सी होगी? कुर्नूल। 3 राजधानी कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। और हाल में अभी तक हम चर्चा करें तो अभी तक ये प्रस्तावित है वो अमरावती है ना। लेकिन अभी हाल ही में ये जो जगमोहन रेड्डी है, अभी 6-7 महीने पहले भी इन्होंने अपने बयान दिए थे और इन्होंने अपने बयानों में कहीं ना कहीं स्पष्टतः यह दिखाया है कि अगर मुख्यमंत्री अपनी राजधानी स्थापित करेगा तो कहां पर करेगा? विशाखापट्टनम के अंदर। यहाँ पर तीनों में अलग अलग ढांचे बनाए गए थे। जैसे इसे तो बनाया गया था विधायी राजधानी। इसे क्या बनाया था? विधायी राजधानी। इसे बनाया था कार्यपालिका की राजधानी, यानी कि मुख्यमंत्री वगैरह तो यहाँ पर बैठेंगे और विधानसभा होगी वो अमरावती में होगी। और इसे बनाया गया था न्यायिक राजधानी। इससे कौन सी राजधानी बनाई गई थी? न्यायिक राजधानी का प्रस्ताव रखा गया था, है ना। तो आपको पूछा जाए कि 3 राजधानियों से संबंधित किस राज्य में विवाद चल रहे हैं, तो आप विवाद भी बताओगे तो वो कहाँ बताओगे? आप आंध्र प्रदेश में बताओगे, है ना। बाकी इनकी जो राजधानी है वो कहाँ प्रस्तावित है? अमरावती में ही है। और ध्यान रखना कि देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है, कौन सा न्यायालय? 25वां उच्च न्यायालय। ये 25वां उच्च न्यायालय भी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह भी कहां स्थापित किया गया है? अमरावती में। इसका मतलब अपने देश में कुल कितने उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट। कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट। जैसे अपने जोधपुर में भी है ना, इलाहाबाद में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, उसी प्रकार 25वां जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर ध्यान में और क्या रखना है? तो फिर अपने को ध्यान में रखना है कि 2019 की बात है। 2019 से पहले हमारे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जैसे एक तो था दादर नागर हवेली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? दादर नागर हवेली। और एक अलग हुआ करता था दमन दीव। ये अलग अलग हुआ करते थे। और 2019 में इन दोनों को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो ध्यान रखना कि दादर नागर हवेली और दमन दीव ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अपन आगे चर्चा करें तो फिर आप सबको पता है 5 अगस्त 2019 को हमारे देश की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा जाता है, और वो प्रस्ताव था किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से किसका दर्जा छीन लिया गया? राज्य का दर्जा छीन लिया, और इसे कौन सा दर्जा दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और कितने बनाए थे? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कौन कौन से? एक तो था जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा था? लद्दाख। तो ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो देश के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो और इनको जोड़ते देखा जाए तो कुल मिलाकर 28 तो राज्य हो गए और 8 क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो ये भी बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभाओं के चुनावों के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया गया है। परिसीमन आयोग क्या होता है? तो परिसीमन आयोग सीटों का निर्धारण करता है कि कौन सा क्षेत्र है, इसमें कुल कितनी सीटें होगी। जम्मू कश्मीर की सीटों का निर्धारण करेगा, वहां पर कुल कितनी मतलब अलग अलग सीटें निर्धारित की जाएगी और नई विधानसभा बनाई जाएगी जहां पर नई सीटें स्थापित की जाएगी। इससे पहले अगर विधानसभा के बारे में चर्चा करें तो लगभग 111 सीटें थी। यहाँ पर कितनी सीटें थी? यहाँ की विधानसभा में 111 सीटें थी। इनमें से देखा जाए तो 87 सीटें तो अपने भारत में जो जम्मू कश्मीर था इसकी थी, और लगभग 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर रखी थी कि अगर फ्यूचर के भविष्य के अंदर अगर पीओके पर हमारा अधिकार होता है तो पीओके में रहने वाले लोगों के लिए इस विधानसभा में कितनी सीटें होगी? 24 सीटें होंगी, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, आपको पता क्या करके आना है? तो आप कल पता करके आना कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जो परिसीमन आयोग बनाया गया है, कौन सा आयोग? परिसीमन आयोग बनाया गया है। इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको कल इसके अध्यक्ष पता करके आना है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्श कौन है ना। पता करिए शोका, ध्यान में रखना है ना। तो ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में हमारे के बाकी के सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं।
जैसे जम्मू कश्मीर के अलावा देखें तो पंजाब का उल्लेख मिलता है, हरियाणा का उल्लेख मिलता है, सब सारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है ना। तो बातें याद रह जाएगी आपको ये। आगे शुरू करें दूसरी, है ना। लिख लो आप, फटाफट लिखो, इसमें लिखो आप, लिखो प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, और इसके सामने लिखो संघ एवं इसका इसके क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र। लिखो इसमें 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 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके एवं उनके एवं उनकी एवं उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख मिलता है, एवं उनकी क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख मिलता है, एवं इनकी क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लेख मिलता है। फिर नीचे लिखो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लिख दिया। फिर आगे लिखो आप, अगला बिंदु लिखो, अगला बिंदु लिखो, लिखो एक ऐसे बिंदु का लो, नवीनतम राज्य, हेडिंग लगा दो छोटी सी, नवीनतम राज्य, नवीनतम राज्य, और सामने लिखो एरो लगा के, लिखो बीएन कृष्णा समिति की सिफारिश पर, बीएन कृष्णा समिति की सिफारिश पर, बीएन कृष्णा समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को, बीएन कृष्णा समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर, आंध्र प्रदेश से पृथक कर, आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। बीएन कृष्णा समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाया गया, जिसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, जिसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती, सॉरी ऐसे मतलब रुको रुको, तो हैदराबाद लिखो, ऐसे लिखो, काट दे वाला लाइन करके, कहां लिखो आप, आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाया गया, है ना। फिर इसके आगे लिखो आगामी 10 वर्षों तक इन दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी। आगामी 10 वर्षों तक इन दोनों की राजधानी, संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी, हैदराबाद रहेगी। आगामी 10 वर्षों तक इन दोनों, आगामी मतलब 2014 की आगामी, है ना, कोष्टक में आप पढ़ सकते 2024 तक। आगामी 10 वर्षों तक इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी। फिर नीचे लिखो, लिखो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, लेकिन यहां की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, लेकिन यहां की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए एक से अधिक राजधानियां बनाई जा सकती है, लेकिन यहां की वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए एक से अधिक राजधानियां बनाई जा सकती है, एक से अधिक राजधानियां बनाई जा सकती है, क्योंकि हाल ही में
क्योंकि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने थ्री कैपिटल बिल प्रस्तुत किया था। थ्री कैपिटल बिल प्रस्तुत किया गया था जिसमें 3 राजधानियां थे। बोलो लारूमन तो याद मुझे थोड़ा सा यार आधी लाइन पूरी बोल लो यार। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे है ना, तू बोल दे रहे एक लाइन बोल दे। हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने थ्री कैपिटल बिल हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 3 कैपिटल बिल रखा जिसमें 3 राजधानियों की चर्चा की गई है। जिसमें 3 राजधानियों की चर्चा की गई थी। जिसमें 3 राजधानियों की चर्चा की गई थी। किसकी 3 राजधानियां? आंध्र प्रदेश की, है ना। जिसमें 3 राजधानियों की चर्चा की गई थी। और लिख दो, तीनों के नाम लिख दो आप, है ना। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। ये क्या राजनीतिक अलग अलग पार्टियों के कारण है ना, क्योंकि इससे पहले शायद यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू। तो चंद्रबाबू नायडू ने तो जो राजधानी प्रस्तावित करवाई थी वो तो कौन सी करवाई थी? अमरावती। जबकि जगनमोहन रेड्डी चाहता है कि राजधानी कौन सी बने? विशाखापट्टनम, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के जो जाति के बहुसंख्यक है वो इस क्षेत्र में है और चंद्रबाबू नायडू के जाति के जो समर्थक है वो इस क्षेत्र में। हाँ, कुर्नूल तो यहाँ नहीं, पुराना टाइम वो राजधानी रीड है ना। इन बेचरन क्योंकि इन्हें भी डाल दो मैंने ना, तो ध्यान में रखना है ना। तो तीनों के नाम लिख दिए, है ना। बाकी ध्यान में रखना, ये राजधानियां नहीं बनी है, इसकी राजधानी अपने को क्या ध्यान में रखनी है? अमरावती। क्या ध्यान में रखोगे आप? प्रस्तावित राजधानी अमरावती ध्यान में रखोगे। नीचे लिखो, देश का 25वां उच्च न्यायालय। देश का 25वां उच्च न्यायालय। देश का 25वां उच्च न्यायालय। देश का 25वां उच्च न्यायालय और सामने लिख दो अमरावती। ये दादर नागर दमन दीव वाली बात अपने दिमाग में रख लेना ना, लिखवाऊंगा नहीं, जम्मू कश्मीर के लिखवाएंगे फिर। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश कब से है रे? रखना, ये है 31 अक्टूबर 2019 से। कब से है केंद्र शासित प्रदेश? ये 31 अक्टूबर 2019 से। तो आप लिखो आगे, आगे लिखो, 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। एक नंबर लिख दो जम्मू कश्मीर। एक नंबर क्या लिखोगे? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के आगे लिखना 5 लोकसभा सीट। यहाँ जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से कितनी लोकसभा सीट है? 5। और लद्दाख में लिखना 1 लोकसभा सीट। 1 लोकसभा सीट। ऐसे नॉर्मल जानकारी रहनी चाहिए अपने को। नए राज्य बने तो 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में है और लद्दाख में कितनी है लोकसभा की सीटें? तो 1 ही है। याद रह जाएगी बातें। आगे चला, फिर आप दूसरा लिखो, दूसरी अनुसूची लिखो। आप आगे लिखो, दूसरी द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची। अब दूसरी अनुसूची के अंदर क्या है? तो दूसरी अनुसूची में हमारे भारत सरकार के जितने भी पदाधिकारी है, पदाधिकारी का मतलब समझते हो कि हमारे पद पर आसीन है ना, जैसे राष्ट्रपति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना। इस प्रकार देखा जाए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रधानमंत्री, सांसद, जो जितने भी हमारे पद के अधिकारी है, इन सभी पदाधिकारियों के, किनके? भारत सरकार के, भारतीय संविधान में जितने भी पदाधिकारी है, लगभग इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, परिलब्धियों
और विशेषाधिकारों का उल्लेख है इसमें। किस अनुसूची में? तो दूसरी अनुसूची में विशेषाधिकारों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, इनकी परिलब्धियों का उल्लेख है और इनके विशेषाधिकारों का उल्लेख है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है रे? 5 लाख रुपए मासिक, 5 लाख रुपए मासिक। एक महीना कितना लाख रुपए मिल रहा है? 5 लाख रुपए मिल रहा है। हाँ, बिल के अलावा फोन को बिल, आवा जावा गाड़ी को तेल, कोई बीमार पड़ गयो घर को आदमी तो बिको हॉस्पिटल को बिल, और कटी घूमवा जानो है तो बिको हवाई जहाज को तेल के वो मतलब है 1 रुपयो भी अंक जेब में कौन लागे। 5 लाख रुपया सीधा खाता का खाता में पड़े रहे, सब कुछ सरकार देवे, है ना। कहने का मतलब है कि इनके वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, इनकी परिलब्धियों की चर्चा की गई है किस अनुसूची के अंदर? तो दूसरी अनुसूची में। और इनमें भी हम आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब अच्छे से चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, तो 5 लाख रुपए मासिक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की कितनी है? हाँ, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति है वो किसके रूप में कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में इसे कितनी सैलरी मिलती है? 4 लाख रुपए मिलते हैं ना। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो आप जितने की सैलरियां लिखोगे उतनी कम है ना। तो आप लिखो दूसरी अनुसूची और इसमें लिखो, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, परिलब्धियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, परिलब्धियों एवं विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। परिलब्धियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, मुझे तो एक चीज बताओ, मैंने आपको पीछे जब सीएजी महान्यायवादी के बारे में चर्चा की थी, तो मुझे तो ये बताओ कि इसमें कौन से पदाधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलेगा? तो ध्यान रखना, मैंने आपको पीछे भी कहा था महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी को मैंने पहले कहा था कि इसको वेतन नहीं दिया जाता, इसको आप ये कह सकते हो कि पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है। यानी एक बुलावा पर गया तो भी एक बोली पर जाबागा 1 रुपया निर्धारित है ना। पारिश्रमिक वेतन दिया जाता है, अलग अलग वेतन है, तो इसके निश्चित वेतनों का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख, उपराष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और सीएजी, इन सब के वेतन भत्तों का उल्लेख है। लेकिन किसके वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है? महान्यायवादी के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है ना। तो लिख लो, नीचे लिख लो। हो सकता है आपको पूछा जाए कि दूसरी अनुसूची में निम्न में से किस पदाधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता? तो किसके वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता? महान्यायवादी का। तो लिखो आप, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, कॉमा लगा के लिखते जाना है ना। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, कॉमा, विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान सभाओं एवं विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कौमा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है।
इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन पदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन महान्यायवादी के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन महान्यायवादी के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन महान्यायवादी के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो आप ध्यान में रखना है ना, महान्यायवादी का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। फिर आप लिखो तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची। और इस तृतीय अनुसूची में देखा जाए तो इसमें तो भारत के विभिन्न पदाधिकारी है। पिछली अनुसूची में तो अपन ने क्या पढ़ा था कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, परिलिप्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख मिलता है, जबकि ये तो तीसरी अनुसूची है, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख मिलता है। पदाधिकारियों, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, पदाधिकारियों की शपथ अथवा हम इसे कह सकते हैं प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है, शपथ का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, तो किस अनुसूची में मिलेगा आपको, तीसरी अनुसूची के अंदर है। अच्छा ध्यान रखना, दो जनों का ध्यान रखना विशेषतः, एक तो राष्ट्रपति, किसका, राष्ट्रपति, और एक ध्यान में रखना राज्यपाल। कौन से दो जने, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। इस तीसरी अनुसूची में लगभग सभी पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। और देखा जाए कि तो फिर इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया, तो आपके राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तो है अनुच्छेद 60 के अंदर। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 159 के अंदर, है ना। तो ध्यान रखना कि आपको यह पूछा जा सकता है कि किस निम्न में से किस पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप या शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया, तो क्या बताओगे आप, किस किस का, राष्ट्रपति और राज्यपाल के दो पदों ऐसे हैं जिनके शपथ का उल्लेख हमारे तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। बाकी आपके जितने भी है ना, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, और इसके अलावा जो सांसद होते हैं इनके, इन सभी की शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है। भाई लोकसभा में जब आप चुनाव लड़ने जाते हो ना, तो चुनाव का फॉर्म भरने जाते हो ना, तब भी आपसे शपथ ली जाती है। आपको जिला कलेक्टर, जो भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके समक्ष आपको शपथ लेनी पड़ती है। तो वो शपथ भी कैसे ली जाएगी उसका भी उल्लेख इस तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो लगभग सभी प्रकार की शपथ का उल्लेख मिलता है, केवल और केवल किन दो शपथ का उल्लेख नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति के और राज्यपाल। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 60 में, और शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 159 के अंदर है। तो आप लिख दो, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों का उल्लेख है, शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है, लिख दिया। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यहाँ राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता। नीचे लिखो, राष्ट्रपति की शपथ बराबर अनुच्छेद 60 और राज्यपाल की शपथ बराबर अनुच्छेद 159। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं ना ये दोनों के दोनों, कि राष्ट्रपति की शपथ कहाँ पर है और राज्यपाल की शपथ कहाँ पर है। तो अनुच्छेद 60 में और अनुच्छेद 161।
फिर लिखो आप है चौथी अनुसूची। अब लिखो आप चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। और इस चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। कहाँ की सीटों का? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया है। क्या किया गया है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब ये जो राज्यसभा की सीटें हैं ये किस अनुपात में बांटी गई है हमारे राज्यों के अंदर? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि सभी राज्यों की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो समान है, अलग अलग है, जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई है ना। हमारे चाहे लोकसभा की सीटें हो, चाहे विधानसभा की सीटें हो, चाहे राज्यसभा की सीटें हो, इन सबको किस अनुपात में बांटा गया है? तो जनसंख्या के अनुपात में। किस अनुपात में बांटा गया है? जनसंख्या के अनुपात में, है ना। तो जैसे मान लो कि अपने यूपी की जनसंख्या ज्यादा है या राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा है? यूपी की। तो यूपी की लोकसभा की सीटें क्या होगी? ज्यादा होगी, राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा होगी और विधानसभा की सीटें भी आपको ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ध्यान रखना कि अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो सीटों का आवंटन किया गया है ये कब की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ध्यान रखना कि इन सीटों का जो अब तक हमारे वर्तमान में जो सीटें चल रही है, इन सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। किस जनगणना के आधार पर? 1971। और यहाँ पर संविधान संशोधन करते हुए लिखा गया था कि 2026 तक, कब तक ये सीटें इसी प्रकार रहेगी? 2026 तक। और 2026 के बाद में 2021 की जनगणना को या सरकार पर निर्भर करता है, सरकार चाहे तो फिर आगे कालांतर में 5-7 साल रुक कर 2031 की जनगणना में भी ले सके। लेकिन संभावना तो यही, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत सरकार ने नई संसद तैयार की है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। वही नाम है ना? अरे सेंट्रल विस्टा हॉल। और ये कि नई संसद भवन खर्चों के जो, अब इस संसद भवन में सीटें बढ़ाई गई है, लोकसभा की सीटों को भी बढ़ाया गया है, राज्यसभा की सीटों को भी बढ़ाया गया है ना। तो इसलिए संभावना तो यही बन रही है कि 2026 के बाद में जो भी 2021 की जनगणना के रिकॉर्ड आ जाएंगे तब संभावना ये बन रही है कि हमारे राज्य की लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी, सभी राज्यों की जो सीटें वो बढ़ जाएगी। और संभावना तो यही है कि जिस प्रकार वर्तमान के अंदर राजस्थान से लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। तो आने वाले समय में संभवतः ये 50 लोकसभा की सीटें हो जाएगी। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट समिति है उसने हाल ही में ये चर्चे हुए हैं और अखबारों में ये आंकड़े भी आए हैं। तो संभावना तो ये बताई जा रही है कि 2026 के बाद में अपने राजस्थान में लोकसभा की सीटें बढ़कर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना कि ये कब तक रहेगी 25 सीटें जो 2026 तक। और ये कब से है? तो ये 71 से है ना। 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में सीटों का आवंटन किया गया है। और ये आवंटन कब बदला जाएगा? तो 2026 के बाद 2021 की जनगणना को आधार बनाकर इनमें सीटें बढ़ाई जाएगी। और इसीलिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अपना नया संसद भवन तैयार किया गया है। क्या किया गया तैयार? नया संसद भवन तैयार किया गया। और इस नए संसद भवन का नाम क्या रखा गया? द सेंट्रल विस्टा हॉल, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अच्छा, फिर आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि किस राज्य की सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें? तो यूपी सर्वाधिक सीटें, चाहे आपको लोकसभा की पूछे, चाहे राज्यसभा की पूछे, या फिर आपको विधानसभा की पूछे, इन तीनों की तीनों जो सर्वाधिक सीटें हैं वो किसके पास है? यूपी के पास है। किसके पास है? तो लोकसभा में तो है इनके पास 80 सीटें, राज्यसभा में इनके पास 31 सीटें और विधानसभा में इनके पास कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। और ये तीनों की तीनों किसके पास है? यूपी के पास है। तो आपको पूछा जाए कि किस राज्य के पास सर्वाधिक लोकसभा की सीटें, तो क्या बताओगे आप? यूपी, है ना। किस राज्य के पास सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें? तो यूपी। और किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक एमएलए की संख्या है, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या, या फिर किस विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? तो वो भी आप क्या बताओगे? यूपी में है 403 सीटें। लेकिन अपने को थोड़ा बहुत ध्यान राजस्थान का भी रखना है ना।
आपको राजस्थान के बारे में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। कितनी है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान में? तो 25। और मैंने आपको कहा कि संसद किसे कहते हैं? हाँ, एक तो इसमें शामिल होता है राष्ट्रपति, है ना, एक इसमें शामिल होती है लोकसभा, एक इसमें शामिल होता है, और इस पूरे के पूरे तीनों को क्या कहा जाता है? संसद। और संसद के कितने अंग है? 3 अंग है, जबकि सदन कितने हैं? तो 2 सदन है। और ये जो 2 सदन है, 3 अंग है, सवाल ये पूछा जाता है कि राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? और पहला ऑप्शन रहता है 25, दूसरा रहता है 10 से, तीसरा ऑप्शन रहता है 45, चौथा ऑप्शन रहता है 35। क्या करोगे? तो संसद का पूछा है कि संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य जाते हैं, तो ये भी संसद का भाग है, ये भी संसद का भाग है। तो यहाँ तो अपने राजस्थान से कितने जाते हैं? 25, और यहाँ से कितने जाते हैं? 10। तो कुल कितने हुए? 35। तो ध्यान रखना, वर्तमान में हमारी संसद में राजस्थान के 35 सदस्य जाते हैं। कितने जाते हैं? 35 सदस्य। ये जो 25 सदस्य है, इन 25 सदस्यों का चुनाव तो आप अभी करोगे अप्रैल मई में। अप्रैल मई में जो चुनाव होंगे ना, वो 543 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। कितने सदस्यों के लिए? 500। और मई 2024 के अंदर वापस से लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट आ जाएगा, और जिस दल को लोकसभा में बहुमत है, अर्थात 272 सीटें मिली है, जिस दल को, इस दल का जो नेता है वही नेता आगे चल कर क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। तो ये 2024 में होने हैं चुनाव, अपने प्रधानमंत्री के कह दो चाहे लोकसभा के कह दो। लेकिन राज्यसभा के चुनाव कब होते हैं पता ही नहीं चलता। राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष से, कितनी वर्ष से? प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्यों को रिटायर्ड किया जाता है। कितने सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है? 1/3 सदस्यों को, यानी 3 सदस्य। जैसे मान लो कि भाई ये जो सदस्य है ना राज्यसभा में, इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का अनिश्चित कार्यकाल है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। और प्रति 2 वर्ष से, कितने वर्ष से? प्रति 2 वर्ष से कितने सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं? और प्रति 2 वर्ष से कितने सदस्यों को नया लिया जाता है? तो कितने सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा? यानी जैसे मान लो कि अपने सदस्य है कुल 245, तो इन 245 में 1/3 है ना। अब 1/3 देखो तो थे 8, 2 82 सदस्य, लगभग एवरेज मान लिया। तो हर 2 साल 82 सदस्य रिटायर्ड हो सी और नया 82 चुन राशि, और 82 रिटायर्ड हो सी और 82 चुन जाए। यानी राज्यसभा है वो लगातार अपने कार्य पर लगी रहती है, अपने हमेशा अपने पद पर चली हुई रहती है, कभी भी ये रुकती नहीं है। जिस प्रकार लोकसभा होती है, लोकसभा तो प्रति हर 5 वर्षों से नई चुनावों के बाद में नई लोकसभा गठित होती है। लेकिन ये जो हमारे राज्यसभा है, ये राज्यसभा 1952 में गठित हुई थी और उस समय से लेकर अब तक लगातार चल रही है, इसे कभी भी भंग नहीं किया गया है। ध्यान रखना कि इनके सदस्यों का जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है वापस से 1/3 सदस्यों का, ये चुनाव हमारे राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, है ना। जैसे हमारे जो चेतन डुड्डी जी एमएलए हैं, तो वो हमारे राजस्थान के सदस्य कौन चुने जाएंगे, उनमें वोट डालेंगे, है ना। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन पूछा जाए तो अनुसूची 34 के अंदर है, और यह जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है, और 2026 तक रहना है। 2026 के बाद में इन सीटों का अनुपात अलग हो जाएगा, और नया सेंट्रल भवन भी, संसद भवन भी बनाया गया जिसका नाम सेंट्रल विस्टा हॉल है। और सर्वाधिक सीटें हैं वो अपने यूपी के अंदर है, चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो। राजस्थान से कितनी सीटें राज्यसभा में? 10। अच्छा, ये पूछा जाए कि राजस्थान की कुल 10 सीटें राज्यसभा में, इसी प्रकार भारत के किस राज्य की 10 सीटें और है राज्यसभा में? तो उड़ीसा। उड़ीसा की भी कितनी सीटें? 10 सीटें। और जबकि मध्य प्रदेश की 11 है, गुजरात की 11 है ना। तो ये राज्यसभा की सीटों का आंकड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप लिखो इसमें, फटाफट लिखते जाओ, आप फटाफट लिखते जाओ, टाइम मत लगाओ आपने। चौथी अनुसूची के अंदर लिखो आप, राज्यसभा सीटों का आवंटन तो लिख दिया होगा,
फिर लिखो इन सीटों का आवंटन करने के लिए इन सीटों का आवंटन करने के लिए 1971 की इन सीटों का आवंटन करने के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। इन सीटों का आवंटन करने के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है, जो कि 2026 तक रहेगी। जो कि 2026 तक रहेगी, जो कि 2026 तक रहेगी। फिर लिखो आगे, नीचे लिख लो। लिखो सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा की सीटें। सर्वाधिक लोकसभा, लोकसभा के कोष्टक में लिखो 80। सर्वाधिक सीटें कितनी है अपने एक राज्य के पास? 80 है। तो सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कोष्टक में लिख दो 80, कॉमा राज्यसभा की सीटें कोष्टक में लिख दो 31 एवं विधानसभा की सीटें कोष्टक में लिख दो 403 और एरो लगा के सामने लिख दो उत्तर प्रदेश। तो बताओ हमारे ऐसे आपको सवाल ऐसे पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यूपी होगा, है ना। फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आते हैं, ये अलग से क्रम चलता है ना। तो इनकी सीटें भी इसी प्रकार कम है। लिख दिया? कहाँ लिखो? यूपी लिख दियो। फिर नीचे लिखो राजस्थान से राज्यसभा में कुल 10 सदस्य तथा लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं। राजस्थान से कुल राज्यसभा में 10 एवं लोकसभा में 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। राजस्थान से कुल राज्यसभा में 10 तथा लोकसभा में 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। लिख दिया? इस प्रकार, इसी के आगे लिखो, इस प्रकार संसद में राजस्थान से कुल 35 सदस्य जाते हैं। इस प्रकार संसद में राजस्थान से चुनकर 35 सदस्य जाते हैं। इस प्रकार संसद में राजस्थान से चुनकर 35 सदस्य जाते हैं। 35 सदस्य जाते हैं। हो गया? फिर आप लिखो अनुसूची 5। अनुसूची 5। अब देखो अनुसूची 5 क्या है। तो अनुसूची 5 के अंदर हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है, कौन से? अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं ना? वह क्षेत्र है जो कि मुख्य मार्गों से समाज के मुख्य भाग से पृथक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र। अब पहाड़ी क्षेत्रों का रहन सहन है और आपके मैदानी क्षेत्रों का रहन सहन है, तो आप देखोगे कि दोनों का अलग है, एकदम पूरा अलग मिलेगा आपको, है ना। तो पहाड़ी जो क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अपने अनुसूचित क्षेत्र। और जो इन पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां है, इन्हें अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां। आपने जैसे आपने को जब भी आपने एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाती है। कैटेगरी का मतलब है कि आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो या एसटी हो या एमबीसी हो या शहरिया हो या ग्रासिया हो, ये सब पूछा जाता है। अरे टीएसपी में आवे। हाँ, टीएसपी क्षेत्र है, एससी एसटी में आवे, एसटी में आवे, एसटी। तो बताऊं तो ना कहीं हुए। अब जनरल ओबीसी ये तो आप अच्छे से जानते हो। एससी को कहा जाता है शेड्यूल कास्ट। क्या कहा जाता है? शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। और इसका मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, यानी जनजाति, है ना। तो ध्यान रखना, जनजाति और जाति में बहुत अलग है। जैसे आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान में
मेघवाल नामक दलित वर्ग है वो निम्न में से किस वर्ग में चुना जाता है? एसटीओई के एससीओई? चलो मीणा एसटी माई, एसटी माई जना भील की माई, भील भी एसटी में आसी है ना। तो क्या मतलब थे जगी चीज मैं समझाड़ी चाहो कि अनुसूचित क्षेत्र कहीं है, अनुसूचित जनजाति कहीं है, अनुसूचित जाति कहीं है, थे समझ चुके हो ना। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से संबंधित जो भी प्रशासन है, इन क्षेत्रों पर कैसे नियंत्रण करना है, वो सारे के सारे प्रावधान है वो किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में। तो जैसे असम का क्षेत्र है वो भी उसके संबंधित भी प्रावधान है, मणिपुर, नागालैंड, ये कई सारे क्षेत्र हैं। इन 4 राज्यों के लिए तो अलग से है 6ठी अनुसूची में, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में जो जनजातियां रहती है वहां का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में, अपने राजस्थान में। जैसे राजस्थान के दक्षिण के 3 जिले हैं, 3 जिले हैं जो पूर्णतः इस 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में जोड़े गए हैं। जैसे उदयपुर का आंशिक रूप डूंगरपुर और प्रतापगढ़, सॉरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तो तीनों के तीनों जिले अपने किस क्षेत्र में सम्मिलित है? अनुसूचित क्षेत्र में। तो राज को पूछा जा सकता है कि अनुसूची 5वीं अनुसूची में राजस्थान के कौन से क्षेत्र है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन से हो जाएंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आंशिक उदयपुर और थोड़ा बहुत सिरोही का क्षेत्र भी आता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या निवास करती है? जनजातियां। तो इनका प्रशासन, इनका नियंत्रण ये हमसे अलग होता है, ये हमसे ज्यादा भावुक हुए, ये थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्टवेयर हुए, ये थोड़ा सा ज्यादा अलग हुए, क्योंकि यहाँ कंट्रोल करना पड़े। इनके पास हमारे जैसे शिक्षा, जैसे आज तो अपने इन मैदानी क्षेत्रों में शिक्षा का फुल प्रसार है, लेकिन आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। कहीं करी पढ़ काम करे नहीं, कमाई खाई मजा करी, पढ़ी तो रोई कि तू सो काम करवा लायक, तू बच्चा को नहीं बस तो क्या मैं पढ़ेड़ू अब बटा तो क्या नहीं उठाई दे तगारे उठाता जोर है और घंटा बेटे के बाप रुपया 450-500 मिले तगारे उठा बागा कम हुएगी है। और तो बार बीच में लॉकडाउन में तो खराब होगी तगारे नागा के कहीं क्या जाए, क्योंकि सुबह एकदम नार दो तैयार और निकल सिया कहीं एकदम टिप टॉप और जूता उता पैर एकदम निकल सिया, एक बैग राखा और बिग माइन एक नाइटी टी शर्ट एक गमछो राखा, बट जगह सर पूगा ड्रेस चेंज करा, काम धंधा लागा, शाम तक काम करा, पाचा बटो हाथ मुंडा धोर, आपका पाचा टिप टॉप तैयार और पाचा मोटरसाइकिल घर पूग जावा। लोग कहीं सोची ऑफिस ओ घंटा तगड़िया ना कह बैठे है। तो ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है, इनके प्रशासन और इनको नियंत्रण कैसे करना है, इनके जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची। तो लिखो आप 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में लिखो इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, से संबंधित प्रावधान है। लिख दिया पूरा? हाँ। अब देखो आगे, देखो 6ठी अनुसूची है ना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शेड्यूल अनुसूची को आप क्या कह सकते हो रे इंग्लिश में, क्या बोलोगे इसको? शेड्यूल। हाँ, जैसे भी बोला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से उसी प्रकार शेड्यूल है ना। अब मैंने स्पेलिंग को नहीं आवत है देख लीजिए ताकि आपने करने ही कहीं है, आपने ध्यान रखो। अनुसूची, अब 6ठी अनुसूची में अपने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की स्पेशल उल्लेख है। जैसे एक तो आ गया असम, कौन सा राज्य? असम। एक आपको ध्यान में रखना है मिजोरम, एक मेघालय, मिजोरम गलत लिख दियो नीचे लिखना, एक मेघालय हो जाएगा त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा। तो इन राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियां है,
इन राज्यों के जो पिछड़े वर्ग है, उनकी जो अनुसूचित जनजाति है, उन अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है? 6ठी अनुसूची में। तो इनको आपको नाम ध्यान में रखना पड़ेगा ना। देखो जैसे अपन चर्चा करें तो ये अपने कुछ इस प्रकार से पूर्वोत्तर यानी पूर्व के अंदर उत्तर, यानी पूर्व में आगे की ओर राज्य है उनका है। जैसे यहाँ पर आपको पता है तो असम है, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, है ना, ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे आता है मिजोरम, नहीं मणिपुर है, हाँ मणिपुर, और फिर आता है मिजोरम, और मिजोरम के इधर आता है क्या? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर क्या आता है? मेघालय, और मेघालय के ऊपर वापस से असम, और इधर आता है सिक्किम, और यहाँ है बांग्लादेश, और इधर वेस्ट बंगाल। तो देखो यहाँ कौन कौन से हो गया? एक तो असम, एक त्रिपुरा, एक मेघालय और एक मिजोरम। कहने का मतलब है ये जो वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है, प्रशासन और नियंत्रण करने के जो प्रावधान है, वो किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो आप क्या बताओगे? 6ठी अनुसूची में। तो लिख दो आप, इसमें लिखो 6ठी अनुसूची लिखो। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें असम, मेघालय, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में पिछड़ी जातियों के लिए, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा में पिछड़ी जातियों के लिए उचित प्रशासनिक, पिछड़ी जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये भी लिख सकते हो ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़ी जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित प्रशासनिक उपबंध है, उचित प्रशासनिक उपबंध है, या ऐसे लिख सकते हो प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है ना, उचित प्रशासनिक उपबंध उल्लेखित है, उचित प्रशासनिक उपबंध उल्लेखित है। फिर 7वीं अनुसूची तो अपन ने पीछे की कक्षा में कई बार पढ़ी है, 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो इसमें सत्ता का विभाजन किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, या फिर विषयों का बंटवारा किया गया। तो आप अगली लिखो 7वीं अनुसूची। अगली कौन सी अनुसूची है अपनी? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में किसका बंटवारा किया गया? विषयों का बंटवारा किया गया, अथवा सत्ता का बंटवारा किया गया, अथवा शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का विभाजन। और ये विभाजन कितने प्रकार की सूचियों में किया गया? तो 3 प्रकार की सूचियां। कौन कौन सी सूचियां? तो पहली तो है संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। दूसरी कौन सी सूची है? राज्य सूची। और तीसरी कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। अच्छा, ये पूछा जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। और राज्य सूची में 61, कितने? 61। और समवर्ती सूची में कितने? 52, है ना। पहले इसमें 66 थे। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तब 66 थे। फिर 5 विषय है ना, इधर तो थे आपके 47। इधर कितने थे पहले? मूल संविधान, जैसे यहाँ लिख रहा हूं मूल संविधान, है ना, मूल संविधान। तो मूल संविधान में यहाँ पर तो थे 97, और 61 की जगह थे 66, और 52 की जगह थे 47। फिर 5 ऐसे विषय थे जिनको राज्य सूची से निकालकर किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। तो यहाँ से 5 निकले तो यहाँ कितने हो गए? 61, और ये 5 नीचे गए तो यहाँ कितने हो गए? 52। कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि सब्जेक्ट तो यहाँ पर 97 ही है, लेकिन प्रविष्टि या गणना की दृष्टि से ये 100 होते हैं, लेकिन आप तो 100 ही ध्यान में रखो, है ना। तो मूल संविधान वाले और वर्तमान वाले ध्यान में रखने हैं आपको, है ना। तो आप क्या समझाना विषयों के बारे में, ना आपको अच्छे से बताया हुआ है। जैसे जनगणना से संबंधित कोई कानून है तो संघ सूची पर जो विषय हैं, ये 100 विषय, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो केंद्र सरकार के पास, अर्थात संसद के पास इनको कानून बनाने की शक्ति है ना। आप लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा अच्छे से। फिर राज्य सूची है तो राज्य सरकार, और समवर्ती सूची है तो इस पर दोनों आएगी, यानी कि इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है ना। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपने ये तो लिख दिया होगा, विषयों अथवा सत्ता अथवा शक्तियों का विभाजन। और नीचे लिखो इसमें 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है।
जो निम्न है। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है जो निम्न है। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है जो निम्न है। 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है जो निम्न है। अब आप है ना ऐसे लिखो, ए फॉर एप्पल संघ सूची, और फिर लिखना, आगे लिखना केंद्र सरकार, और फिर एक तरफ तो लिखना मूल संविधान, ये वाला आप इधर रखना, और इधर लिखना वर्तमान, है ना। इधर तो लिखो मूल संविधान और इधर लिखो वर्तमान, और जहां पर वर्तमान लिख रहे हो वहां पर पहले ये लिख दो आप, है ना 161-52 ये लिख दो आप वहां उधर उस वाली साइड में, फटाफट लिखो, है ना, टाइम हो रहा आपने होगा। वारणा 7वीं तो लिखो, 8वीं तो कैसा बड्डी हो रहा है, बिंब चर्चा कर से अलग है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, संघ सूची के आगे क्या लिखोगे, कोष्टक में केंद्र सरकार। राज्य सूची के आगे क्या लिखोगे, राज्य सरकार, और संवर्ती सूची के आगे केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकारें, और फिर लिखना एक तरफ मूल संविधान, एक तरफ लिखना वर्तमान संविधान। मूल संविधान में तो 97 संघ सूची में विषय थे, और राज्य सूची में 66 थे, और संवर्ती सूची में कितने थे, 47। यह था मूल संविधान, पहले ये लिखने, फिर लिखना वर्तमान संविधान 161 और 52 विषय, है ना। ये आप लिखो अच्छे से, फटाफट लिख दो, लिख दिया होगा तो लिखो तो बच्चों। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये तीनों सूचियां थी, है तो बिल्कुल थी, है ना, तीनों सूचियां उल्लेखित थी, है ना पहले। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि चलो इस संघ सूची में जो विषय हैं उनको संघ के विषय कहते हैं, जो राज्य सूची में विषय हैं इनको राज्य के विषय कहते हैं, जो संवर्ती में है इनको दोनों पर, इनके ऊपर दोनों जने कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लो कोई ऐसा नया विषय निकल कर आया जो कि ना तो संघ सूची में उल्लेखित है, ना राज्य सूची में, ना ही संवर्ती सूची में है, तो ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट विषय। क्या कहा जाता है, अवशिष्ट विषय। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है कि ऐसा कोई विषय जो कि इन तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है, तो ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और इन तीनों सूचियों में जो विषय उल्लेखित नहीं है अर्थात अवशिष्ट विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अर्थात अवशिष्ट विषय की शक्तियां है, इन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। तो आप नीचे, अच्छा ये भी ध्यान में रखना, जैसे कि जनगणना के मामले, सेना से संबंधित मामले, है ना, रक्षा से संबंधित मामले संघ सूची में आते हैं, आपके पुलिस से संबंधित मामले वगैरह ये राज्य सूची में आते हैं। तो आप लिख दो नीचे लिखो संघ सूची में, एक लाइन छोड़ के लिखो संघ सूची में नागरिकता, संघ सूची में नागरिकता, सेना, रक्षा, जनगणना जैसे विषय, नागरिकता, जनगणना, रक्षा, सेना, लिख दिया आदि, संघ सूची में आदि, कोमा, राज्य सूची में राज्य पुलिस, केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस नहीं आती, ध्यान रखना। जैसे अभी आपको ये पूछ ले केंद्र दिल्ली की पुलिस किसके कंट्रोल में, तो वो अमित शाह के कंट्रोल में, गृह मंत्री के कंट्रोल में होगा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस। जबकि राज्यों की पुलिस, हाँ तो लिखना राज्य पुलिस, ऐसे लिखो राज्य पुलिस, लिख दिया। फिर लिखो सिंचाई, सफाई, पशु, कृषि आदि। राज्य सूची में राज्य पुलिस, सिंचाई, कृषि, पशु, सफाई आदि। फिर लिखो तथा संवर्ती सूची में न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा आदि विषय आते हैं, लिख दिया है? अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या
सरकार के पास ऐसी शक्तियां है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची में डाल दे। ऐसी शक्तियां है क्या सरकार के पास है? हाँ, क्या सरकार के पास ऐसी शक्तियां है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची में डाल दे? जैसे मान लो गहलोत जी, अपने राजस्थान की पुलिस है वो किसके कंट्रोल में है? सीएम के कंट्रोल में। अब मान लो मोदी जी कहते कि नहीं, कानून बना है कि राजस्थान की जो राज्य पुलिस है वो संघ सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन रहेगी, तो गहलोत जी कट जाए, बस भागर सुप्रीम कोर्ट जाए, और सुप्रीम कोर्ट जार काहे कैसी के लियो, देखो साफ संविधान को उल्लंघन, उल्लंघन, संविधान को उल्लंघन, और सुप्रीम कोर्ट भी काहे कर दे, रद्द कर दे। ये जो शक्ति है ना राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का बनाने की या संवर्ती सूची में डालने की, ये है राज्यसभा के पास। किसके पास है? राज्यसभा। देखो राज्यसभा के पास वैसे तो कोई शक्तियां नहीं है, लेकिन राज्यसभा के पास दो विशेष शक्तियां, एक तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? तो भी वर्तमान में भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS और IFOS, है ना? तो ये 3 है। अब मान लो कोई नई अखिल भारतीय सेवा निकालनी है, जैसे निकालनी है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, कोई नई पोस्ट निकालनी है, तो ये पोस्ट निकालना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना है, तो वो कौन कर सकती है? राज्यसभा। और नई अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना है तो उस सर्जन के लिए एक ही अनुच्छेद प्रयोग करती है, 312 के तहत। जबकि एक अनुच्छेद है 249। इस 249 में यह लिखा हुआ है कि मान लो कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उसे ये 1 वर्ष के लिए राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में डाल सकती है अथवा संवर्ती सूची में डाल सकती है ना। तो ये भी लिखो आप, फटाफट लिखो आप, 1 वर्ष के लिए संघ सूची या संवर्ती नहीं कह सकते, लेकिन 1 वर्ष के लिए उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उस पर संघ सरकार भी कानून बना सकता है ना, डाला नहीं जा सकता। केवल इतना ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 249 कहते हैं अगर कोई ऐसा विषय है जो कि किसके महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे 1 वर्ष के लिए वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, तब इस पर सरकार है वो कानून बना सकती है, केंद्र सरकार, है ना। तो अपन ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ऊपर वाली भी ध्यान में रखेंगे ना। वो विषय तो लिख लिया अपन ने, फिर आप नीचे लिखो, नीचे क्या लिखोगे? लिखो अवशिष्ट शक्तियां, लिखो अवशिष्ट विषय, ऐसे लिखो अवशिष्ट विषय। आज खत्म करा, बाकी काल पढ़िया। लिखो अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय, लिखो वह विषय, अवशिष्ट विषय लिख दिया। अब इसके आगे एरो लगा के लिखो वह विषय जो उपरोक्त सूचियों में नहीं है, वह विषय जो उपरोक्त सूचियों में, उपरोक्त यानी ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, वह विषय जो उपरोक्त सूचियों में नहीं है लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में आ रहे हैं। लिख दिया? लिखो ऐसे अवशिष्ट विषय, ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लिख दिया? अब आप एक लाइन छोड़ के लिखो, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को 1 वर्ष के लिए, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा
राज्य सूची के किसी भी विषय को 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। देखो अपना अगली जो अनुसूची है वो है कौन सी? 8वीं अनुसूची। अब ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें अपने संविधान के द्वारा जो मान्यताएं प्राप्त भाषा है उन मान्यता भाषाओं का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। तो जब ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था अर्थात 26 नवंबर 1949 अर्थात मूल संविधान, तो जो हमारा मूल संविधान था उस समय इस 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त थी? 14। जबकि ये वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है। अब आपको ये 22 भाषाएं से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना कौन कौन सी भाषाएं आ जाएगी। तो देखो 2-3 भाषाएं तो मैं यही लिख रहा हूँ सीधी। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है तो मान्यता प्राप्त है। फिर हिंदी, फिर उर्दू, ये तो 3 भाषा है ना। फिर देखो अपने राजस्थान के मानचित्र के सापेक्ष देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले सिंधी, सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, कन्नड़, मलयालम। कहाँ बोली जाती है मलयालम? हाँ केरल में। तमिल, तेलुगु, उड़िया या ओडिया, उड़िया के ऊपर बंगाली। बोलियो बोले बंगाली होगी। और बताओ बिहारी बात तो आएगी पर हिंदी में आएगी। कितनी हुई? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक है असमिया, असमिया। और एक और है यार 14 तो हो जाती है पसापा अगली देखता। एक और कौन सी रहेगी? हाँ तो कोई रही है अब आई दिख रही कौन कौन सी रही है। अब देखो एक अलावा और बाद में जुड़ी है ना। जैसे देखा जाए तो ये सिंधी बाद में जोड़ी गई थी 1967 के अंदर 22 है। और इसके अलावा यहाँ कश्मीर की भाषा है जहाँ की डोगरा बोली जाती है, डोगरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डोगरी। यहाँ आपके बंगाल और असम में एक जगह है जिसको कहा जाता है बोडोलैंड। तो यहाँ पर एक भाषा और बोली जाती है जिसको कहा जाता है बोडो। हाँ एक यहाँ बिहार का जो पूर्वी बिहार है ना, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे मिथिलांचल कहा जाता है। तो यहाँ की मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। एक यहाँ कोंकण तट पर बोली जाती है संथाली, उसको जोड़ा गया है ना। एक सिंधी हो गई, एक इसके अलावा आपके मणिपुरी है ना, नेपाली को जोड़ा गया है। इस प्रकार के भाषाओं को कुल मिलाकर 22 भाषा है ना। वर्तमान में कितनी है? राजस्थानी नहीं है। आप ध्यान में रखना कि इन भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है